यहाँ पे आज हमें ज्वाइन करने का। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अरेंज कर रहे हैं मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्रिकेट क्लब्स कल अनाउंस हुआ है उसके और जो रिवाइज डोमेस्टिक सैलरी स्ट्रक्चर अनाउंस हुआ है उनके लिए। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आपके जो सवालात हैं वो इन्हीं दो टॉपिक्स के हवाले से रखिएगा। हमारी कोशिश होगी ज़्यादा सवाल लें, पर टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है क्योंकि नदीम भाई ने उसके बाद मीटिंग में जाना है। तो अगर आपका सवाल हो चुका होगा तो प्लीज़ आप आगे दे दीजिएगा करने के लिए। बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा और जब आपको रिकग्नाइज किया जाए सवाल के लिए तो प्लीज़ आप तब अपने माइक्स अनम्यूट कीजिएगा। एज ऑलवेज नदीम भाई पहले ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे जिसके बाद हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। ओवर टू यू नदीम भाई। ओके, थैंक यू एहसन। अस्सलाम वालेकुम सबको। और दो चीज़ें हैं जैसे कि एहसन ने अभी बताया कि एक तो सेंट्रल ये जो हमारे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन आपने दी थी, तो मैं चाह रहा था उसमें कुछ क्लैरिटी हो जाए। और साथ में मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रास रूट क्रिकेट है। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आज चाह रहा था कि आप लोगों से बात कर लूँ। कुछ इबाहम नज़र आ रहा था लेटली, आप लोग भी सारे बिजी रहे, बहुत सारे लोग उसको सही से पढ़ नहीं सके होंगे, शायद ये टाइम नहीं मिल सका होगा क्योंकि पाकिस्तान टीम जा रही थी और जिस तरह की सूरत हाल है कोविड की, उसमें हर एक की अपनी अपनी अलग मसरूफियात हैं। तो दोनों तरह से आप लोग भी बिजी थे और भी लोग बिजी हैं, तो मैं चाह रहा था कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। कुछ लोगों के फोन्स भी मुझे आए, कुछ लोगों के सवालात भी आए, तो मैं चाह रहा था एक दफ़ा सबके साथ बैठ के आप लोगों के साथ उसको उसमें कुछ क्लैरिटी आ जाए, उसको क्लियर कर दें चीज़ों को और आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। तो जो क्लब कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसमें इस दफ़ा आपको जैसे पता है 3 कैटेगरीज हैं। उसमें एफिलिएटेड क्लब हैं, एफिलिएट मेंबर्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स और फुल मेंबर्स, ये 3 तरह के हैं। और ऐसे ही जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है उसमें हमने सैलरीज को जो है मंथली सैलरी को बढ़ाया है और थोड़ी सी मैच फीस कम की है, लेकिन ओवरऑल जो है उसमें जो स्ट्रक्चर बना है उसमें 88% प्लेयर्स जो है वो बेनिफिट कर रहे हैं। और ये सारा कुछ जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो इस बेस पे बनाया है, परफॉर्मेंस प्लस एक्सपीरियंस, इस वजह से इसमें कैटेगरीज डिफाइन की हैं। दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो डी कैटेगरी को लॉस हो रहा है थोड़ा बहुत, जो कि 12% में आते हैं और वो भी बहुत मिनिमम सा है। लेकिन क्योंकि ये इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड है और सीनियरिटी बेस्ड है, तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो डी कैटेगरी में इस दफ़ा जाएंगे वो यकीनन अपनी परफॉर्मेंस की वजह से या अपने एक्सपीरियंस कम होने की वजह से उसमें जाएंगे, तो उनके पास चांस है कि वो इस साल परफॉर्मेंस करके आगे कैटेगरी में जाएं। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक इंसेंटिव है, उन प्लेयर्स के लिए, जूनियर प्लेयर्स के लिए। और परफॉर्मेंस बेस्ड है तो जैसी जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, इवन कुछ जूनियर प्लेयर आपको ऊपर की कैटेगरी में नजर आएंगे जिनकी परफॉर्मेंसेस लास्ट ईयर अच्छी थी। जो बेसिक मकसद था इसको चेंज करने का वो ये था कि क्योंकि पिछले साल एक सैलरी थी बिल्कुल सबकी बराबर, एक जूनियर प्लेयर और एक सीनियर प्लेयर की सबको 50,000 रुपए मिल रहे थे महीने के, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं होता है। और जो हमारी गलती थी मेरे ख्याल से, जो हम पिछले साल हमने की थी, हमने उस गलती को सही करने के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट्स में कैटेगरीज बनाई हैं ताकि वो परफॉर्मेंस और सीनियरिटी बेस्ड हो। ऐसा ना हो कि एक ही जो है वो सैलरी सबको मिल रही है। दूसरी इसकी एक और वजह थी कि ऑफ सीजन जो है वो प्लेयर्स के लिए 50,000 जो थे वो बहुत कम थे मेरे ख्याल से मंथली, तो इस चीज को भी जहन में रखा था। ऐसी 2-3 चीजें थी जिसको मेरे ख्याल से हमने सही किया है। और इसमें क्या हुआ है कि प्लेयर्स जो है वो उनके लिए ज्यादा इंसेंटिव है, उनके लिए उनकी इनकम बढ़ेगी। और क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस बढ़े हैं तो अगर मैच फीस थोड़ी सी कम भी हुई है तो वो नंबर ऑफ मैचेस की बढ़ने की वजह से उनको ओवरऑल उसका फायदा ही होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आप लोगों के कोई इस पे सवालात हो जो भी आप इस पे करना चाहें ताकि उसमें और क्लैरिटी आ जाए, किसी के जहन में भी कोई ऐसा ख्याल अभाम है इन दोनों चीजों के बारे में, उससे आप मुझसे सवालात कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लेंगे हाफिज शहबाज से, फिर खालिद भाई से और फिर शाहिद भाई से, शाहिद हाशमी। तो पहले हाफिज शहबाज आप सवाल कर लें। अ, जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, बाकी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नदीम भाई, ये जो आपने क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसमें लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रही है। एक तो वो बहुत से लोगों को जो थोड़ा सा पता है, लोगों ने बताया भी है, वो प्रॉब्लम इस वजह से कि थोड़ा सा कि पहली मरतबा हुआ कि आपने 7 ऑपरेशनल जो है वो भी जारी की है कवायद जवाब, लेकिन इसमें जो 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर लोगों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, जिनसे बात हुई है या जानना चाह रहे, क्लियरिटी जा रहे हैं। एक तो ये है कि इसमें आपने जो टिन्योर रखा है, 2 टिन्योर 2 साल के, उसमें क्योंकि अगर हम क्लब क्रिकेट को देखें तो एक शख्स जो क्लब चला रहा होता है, आप भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, 20-20 साल 4-4 साल से लोग चला रहे होते हैं, वही शख्स उसको चला रहा होता है। तो ये कैसे, जैसे ही वो शख्स पीछे होता है तो क्लब का जो सारा का सारा सिस्टम है वो नीचे जा पड़ता है। तो इसको किस तरह आप बैकअप करेंगे कि एक शख्स जो क्लब चला रहा है 2 साल, 2 टिन्योर के बाद उसको 2 साल के लिए बाहर होना पड़ेगा, और अगर उस 2 साल में बड़ी बड़ी टीम क्लैप्स हो जाएगी तो उसको किस तरह से सेटल करेंगे, क्या उसका देंगे आप बैकअप? और दूसरी चीज के जो लेवल 1 कोचिंग कोर्स का रखा गया, लेवल 1 कोच, उसके लिए आप लोग टाइम देंगे क्लबों को कि इस टाइम तक, और वो कोचिंग कोर्स आप लोग करवाएंगे, उसकी फीस होगी या फ्री ऑफ फीस होगी, क्या होगा? ठीक है। एक तो देखिए, वो जो आपने बात की कि 2 साल का जो पीरियड दिया गया है उसके बाद गैप आ जाएगा, जो दूसरा आएगा वो भी क्लब का ही मेंबर होगा, उसके अलावा बाहर से तो उसमें कोई क्लब का आ नहीं सकता। और मोस्टली क्लब, आप और हम सब जानते हैं कि वो एक इलाके का क्लब होता है, वो सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कोई मेंबर, कोई भी जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता था या कोई भी ओहदेदार बन जाता था क्लब का, तो वो फिर हटता ही नहीं था, और कभी प्लेयर्स को उससे प्रॉब्लम्स आ रही होती थी, कभी दूसरे लोगों को। तो वो जो है उसके वो उसको हटा नहीं पा रहे होते थे, क्योंकि उसका एक टेन्योर क्योंकि फिक्स था। तो मेरे ख्याल से इस वजह से हमने इसको किया है, और मेरे ख्याल से इसका फायदा ही होगा, नुकसान इसका कोई नहीं है। क्योंकि कोई भी जो क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक नॉन प्रोफेशनल क्रिकेट की, ग्रास रूट लेवल पे, यहाँ पे लोग जो है वो शौक से अपने क्लब बनाते हैं और शौक से चलाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक दफा हट जाएगा तो वो दोबारा उसकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि इससे प्रॉब्लम आती है कि जब एक ही शख्स बहुत अरसे तक एक जगह पे रहता है तो नए फ्रेश आइडियाज नहीं आते। तो इस वजह से ये बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हुए इसको चेंज किया। दूसरा, आप जो कह रहे थे कि वो लेवल 1 कोचेस का, उसका ये है कि बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, और हम चाहते हैं और प्रमोट करना चाहते हैं क्लब क्रिकेट को, जहाँ पे प्रोफेशनल कोचेस हों और वो उनको कोच करें। और अ, मेरे ख्याल से क्योंकि हमारा ये जो आगे नेशनल फ्रेमवर्क भी हम बनाने वाले हैं, ये उससे रिलेट करेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मैनुअल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की लोग कोचिंग कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्लब क्रिकेट से ये यूनिफॉर्मिटी शुरू हो और वो ऊपर तक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर तक जाए, कि हमारा एक ही तरीके कार हो, हम जिस पे अग्री करें कि ये कोचिंग का है। जब वो नेशनल फ्रेमवर्क आएगा, वो एक तरीका कार होगा जिसपे पूरी पाकिस्तान में कोचिंग होगी। तो हम अभी से क्लब क्रिकेट का क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे थे, तो हम उसमें इंटीग्रेट करना चाहते थे इसको, ताकि एक ही तरीके से फ्रॉम ग्रास रूट टू प्रोफेशनल क्रिकेट एक ही तरीके से कोचिंग हो रही हो, एक ही मैनुअल इस्तेमाल हो रहा हो। तो हम चाहते हैं कि ये कोचेस क्लब क्रिकेट में आ जाएं। एक तो इससे जॉब भी क्रिएट होंगी, प्लेयर्स का, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं या जो कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जॉब भी क्रिएट होगी। दूसरी तरफ उसका ये फायदा जो मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी पूरे पाकिस्तान में कोचिंग में, और हम उनको ट्रेन करेंगे। बिल्कुल, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम है कि वो कोचेस को ट्रेन करें। अच्छा, नदीम, मेरा सवाल ये आपसे 2 सवाल है। एक तो ये आपने क्लब की बात की कि ग्रासरूट लेवल से क्लब को आप करेंगे, तो एक तो ये पहले बताइए कि क्लब क्या अब दोबारा से इसकी स्क्रूटनी की जाएगी टू एलिमिनेट द बोगस क्लब? और दूसरा सवाल ये है कि दायरे में किसी चीज़ को चलाने के लिए पैसे की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप फाइनेंस की आपने बात की, तो कैसे आप जनरेट करेंगे? अच्छा, देखिए, पहली चीज तो ये कि बोगस क्लब तो इस तरह के, जब हम 3 फॉर्मेट जो हमने कर दिए हैं, 3 तरह के मेंबर्स, इसमें बोगस क्लब तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके खत्म होने के, और एलिमिनेट हो जाएगा ये जो फैक्टर है वो, इस तरीके से कि आप प्लेइंग राइट्स दे रहे हैं बहुत इजी शराइत के ऊपर।
तो जो भी क्लब खेलना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। और जो वोटिंग राइट्स चाहता है उसके लिए शराइत थोड़ी सख्त हैं। तो अगर वो शराइत पूरी नहीं करेगा, उसमें जैसे कि आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस पिच और प्रैक्टिस करनी होगी, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपको वोटिंग राइट ही नहीं होगा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्रिकेट खेल रहे हैं, देन बोगस क्लब तो खत्म ही हो गया। तो इस तरीके से इसमें इस तरह की चीजें हैं कि बोगस क्लब को हमने कोशिश की है कि वो इस तरह के क्लब अब हो ही ना आगे। तो एक तो ये चीज है। दूसरे खर्चा, देखिए इसमें बहुत वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि सीमेंट पिच हो या टर्फ पिच हो। देखें, हमने एक ना एक दिन अपने क्लब क्रिकेट को भी सही जो डायरेक्शन है उसमें लेके जाना है। एक देखिए, जब हम खेलते थे, जब हम छोटे थे, तो हमारे क्लब की रेगुलर प्रैक्टिस होती थी और वहीं से प्लेयर्स प्रोड्यूस होते थे। तो अब के क्लब्स रेगुलर ना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने इसीलिए इस तरह की शराइत डाली है कि रेगुलर प्रैक्टिस करें। बाकी इसमें इतना ज्यादा, खालिद भाई, कोई बहुत ज्यादा, इवन जो वोटिंग राइट के क्लब है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चे का मसला नहीं है। और इसमें बाय ऑल मींस ये अपना कोई भी जो मोहल्ले के स्पॉन्सर या लोकल कंपनी से स्पॉन्सर्स ये लेकर आ सकते हैं। बाकी इसमें और ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो, सिवाय ये लेवल 1 का जो कोच है। दूसरी बात ये है कि आपने खुद देखा होगा कि आजकल अगर आपके पास क्वालिफाइड कोच हो, तो हर क्वालिफाइड कोच के पास ये चांस होता है कि वो आपके साथ में एकेडमी भी रन कर सकता है। एकेडमी का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी एकेडमी हो। अगर एक आपके पास नेट है जहाँ पे क्लब जो है 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसने साल के लिए बुक कराया हुआ है, तो उसके पास चांस है कि उसी पेज से फंड जनरेट कर सकता है विद दैट प्रोफेशनल कोच, विद दैट क्वालिफाइड कोच। तो वो बहुत सारे तरीके हैं, वो खुद अपना फंड जनरेट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इसमें। बाकी उनके लिए जो नॉर्मल खर्चा होता है, एंट्री फीस वगैरह, वही है। इसके अलावा और बहुत ज्यादा कोई खर्चा तो है नहीं इसमें। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। शाहिद भाई। नदीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम। ये बताइए कि लाहौर का खाना पानी रास आ गया आपको। और दूसरा ये बताइए कि मेरी शक्ल क्लब क्या बता रही क्रिकेट है? और कुछ लग रहा है खाना लग रहा है, माशाल्लाह, पानी भी लग रहा है। थैंक यू। ये बताइए कि क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट को एक पाथवे देना जी, और उसको प्रोडक्टिव बनाना कितना एक सिस्टम के लिए जरूरी है? देखिए शाहिद भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हम पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ तो था ही ये पहले, और पूरी दुनिया में ये चीज़ सबके सामने है कि जो टैलेंट है वो सारा क्लब क्रिकेट से ही आता है। और क्योंकि वो ग्रास रूट क्रिकेट होती है, और सेम चीज़ जो है वो, उसका जो मसला है वो उसके साथ है अपना स्कूल क्रिकेट का। अभी जो, क्योंकि गैर फाल होने की वजह से आपने ये देखा होगा कि जूनियर लेवल पे हमारे जो है ना ट्रायल्स होते हैं, ओपन ट्रायल्स होते हैं, और वहां पे कोई डाटा नहीं होता। तो अगर ये स्कूल क्रिकेट रेगुलर होगी और क्लब क्रिकेट इस तरह से, जो हमने कहा है कि जो फुल मेंबर क्लब होंगे, अगर वो अपनी जूनियर टीम में बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि फुल मेंबर वो क्लब है जिनके पास ग्राउंड भी है, तो हमारे पास ऐसा होगा कि हम अंडर 13 और अंडर 16 के टूर्नामेंट्स कराना शुरू हो जाएंगे। और ग्रास रूट लेवल पे ये क्लब की बहुत बड़ी हेल्प होगी हमारे क्रिकेट के लिए। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि, और मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि स्कूल क्रिकेट रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। इवन हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो कॉलेज क्रिकेट पे भी और यूनिवर्सिटी क्रिकेट पे भी हुआ है, इन चीज़ों पे भी हुआ है, जो आगे जाके हम आपसे प्रोग्राम शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि हम क्या इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि क्लब और जो स्कूल क्रिकेट है उसको हम बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं अपने ग्रास रूट्स लेवल पे। अगले 3 क्वेश्चंस हम लेंगे फैजान लखानी, शुएब जट और महमूद रियाज। तो फैजान, आप क्वेश्चन कर लें पहले। वालेकुम नदीम भाई, अब आपने इस पे तो बात हो ही रही है मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन पे, थोड़ा सा डोमेस्टिक प्लेयर्स में जो प्लेयर्स की वेजेस वगैरह पे जो बात हुई है, आपने कहा कि इस बार मैचेस बढ़ेंगे भी, तो मैचेस कहाँ कहाँ बढ़ेंगे डोमेस्टिक में? क्योंकि आपके पास क्या इस साल इतनी विंडो अवेलेबल होगी कि इस टाइम में मैचेस बढ़ा लें? और कहाँ पर आप मैचेस बढ़ाने का इरादा रखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में? देखिए, अनफॉर्चुनेटली फैजान, आपको भी पता है कि ये कोविड की सिचुएशन है, लेकिन हमने ऑलरेडी जो
T20 क्रिकेट है वो सिंगल लीग हुआ था लास्ट ईयर, नेशनल T20, तो उसको हमने डबल लीग कर दिया है। जो फर्स्ट 11 का टूर्नामेंट है उसको हमने डबल लीग कर दिया है, और उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा T20 क्रिकेट के अंदर मैच खेलें। उसका क्रिकेटिंग एक जो था मसला भी था कि अगर आप T20 क्रिकेट के अंदर किसी भी प्लेयर को 5 मैच देते हैं, वो अपने फुल पोटेंशियल से नहीं खेल पाता था। और बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि अगर कोई पहले 2 मैचों में मिसाल के तौर पे आउट हो गया, तो उसके पास 3 मैच बचते थे, तो वो बहुत चांसेस होते थे कि वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलने की कोशिश करता। तो हमने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हो। दूसरी बात ये है कि इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर देने का चांस है, और जिस तरह के हम प्लेयर डेवलप करना चाहते हैं, कि जिस तरह आप लोग भी काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुके हैं कि हमारे पास वो प्लेयर जो कि फ्री स्पिरिट होती है खेलने की, उस हिसाब से नहीं खेल पाते। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि नंबर ऑफ मैचेस क्योंकि कम होते हैं, हम उस तरह के प्लेयर डेवलप नहीं कर पाते। तो हम जब मैचेस ज़्यादा देंगे तो उनके लिए ज़्यादा चांस है कि वो अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। तो हमने T20 क्रिकेट के अंदर उसको डबल लीग किया है इस दफ़ा, नेशनल T20 को। और मैं यही कहूँगा कि आप सब और हम सब दुआएं कर रहे हैं कि ये कोविड की सिचुएशन जो है वो जल्द से जल्द इसमें बेहतरी आए, ताकि हम जो हमने प्लान किया हुआ है उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। तो ये नंबर ऑफ मैचेस जो है वो T20 में बढ़े। जी शुएब। मत फैजान, आपका कोई फॉलो अप है? हाँ, वो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब सीजन में 5 मैचेस बढ़ेंगे और फर्स्ट 11 के अगर बढ़ेंगे तो प्लेयर्स की वेजेस 2 लाख और बढ़ेगी। आप ये होगा सीन। जी जी, प्लेयर्स को तो मैंने कहा ना, वैसे भी फायदा हो रहा था इसका, पहले भी फायदा हो रहा था, लेकिन ये नंबर ऑफ मैचेस बढ़ने से और फायदा हो गया। और जो हर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे कि लोगों को फायदा हो रहा है, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि 88% प्लेयर्स जो है उनकी जो एनुअल इनकम है वो बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, शुएब जट बात कर रहा हूँ। बहुत सारे सवालात करना चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है डेकोरम है तो थोड़े से सवालों पे आपकी जान छोड़ देता हूँ। एक तो अच्छी बात यह है कि आप अपनी गलती मान रहे हैं कि पिछले साल आपसे गलती हुई और इस साल आप उसको सुधार रहे हैं। अल्लाह करे कि अगले साल जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो फिर आप कह रहे हो कि हाँ मैंने गलतियां सुधारी हैं। 2 सवाल हैं, एक क्लब क्रिकेट को लेके और दूसरा सवाल जो है वो उसको जो मुआवजे आपने बढ़ाए हैं या दादू शुमार का जो हेरफेर है उससे मुतालिक है। क्लब क्रिकेट में 161 कराची के वोटिंग राइट्स वाले क्लब्स थे, ठीक है। अब आप वहां पे बात कर रहे हैं कि जिनके पास अपना नेट एरिया होगा या डेडिकेटेड ग्राउंड्स होंगे, तो अब इसका मतलब है कि अगर हम सारे ट्रफ और पिच वो सीमेंट विकेट्स में ला लें तो कराची में 20-22 ग्राउंड भी नहीं बचते, क्योंकि कोई चाइना कटिंग में चला गया, कोई लैंड ग्रैबिंग में चला गया, सारे खत्म हो गए। तो ये बड़ा मामला है, ऐसा लग रहा है कि आप क्रिकेट को बड़ा महदूद करने जा रहे हैं। और आपने कहा कि वो फंड अपना जनरेट करें, पीसीबी पूरे साल डोमेस्टिक क्रिकेट चला के फंड नहीं जनरेट कर सका, तो क्लब को कौन जो है ना वो फंड दे देगा? एक इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, ये मुआवजे, आप वही नदीम खान हैं जो यूबीएल में आए और उसने एकदम प्लेयर की लाइफ स्टाइल ही बदल दिया। उनको जो है वो ट्रेन से जहाज में ले गए, 4 स्टार में ठहराना शुरू कर दिया, उनके मुआवजे आसमान को छूने लग गए, जो बड़ी अच्छी चीज थी। और अब आप जो है वो 85,000, 65,000, 75,000 को कह रहे हैं कि हमने मुआवजे बहुत बढ़ा दिए। तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि मुआवजे वाकई बढ़ाए हैं। क्या आप मुतमईन हैं वही नदीम खान जो लाखों में मुआवजे लेकर गया, वो 70, 75 और 65 को बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहा है? नहीं नहीं शुएब, बिल्कुल देखे, एक तो हेर फेर का लफ्ज ही गलत है। हेर फेर हमने कोई नहीं ऐसी नहीं की, हेर फेर इसमें कोई भी नहीं है। आप असल में, जैसे मैं यूबीएल में था तो मैंने बिल्कुल प्लेयर्स को सैलरी मिलनी चाहिए उस पर दी थी। मैं अभी भी इसी चीज पे बिलीव करता हूँ, इसी बेसिस पे काम हो रहा है। अब जो प्लेयर है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो ए कैटेगरी में जिसकी 85,000 आप सैलरी की बात कर रहे हैं, वो सीजन में 30 लाख रुपए कमाएगा। तो हम जो यूबीएल में सैलरी देते थे वो सिर्फ किसी इंटरनेशनल प्लेयर को भी कुछ को इतनी सैलरी मिलती थी, 30 लाख रुपए साल के, कुछ को मैं कह रहा हूँ। उसमें सिर्फ मैं बल्कि ये भी आपको बोल सकता हूँ कि 2 को मिलती थी, और हम कोई मैच फीस उसमें नहीं थी। देखे, वो फ्लैट सैलरी होती थी, इसमें मैच फीस को मिला के प्लेयर्स कमा रहे हैं, और इसमें इंसेंटिव है कि आप जितना अच्छा खेलोगे उतने ज्यादा मैच खेलोगे। इससे प्ले परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स को मोटिवेट करेगा कि वो बेहतर से बेहतर खेलें। इसमें कोई हेर फेर नहीं है।
मैं आज भी उसी पे कायम हूँ और मैं ये हमेशा चाहूंगा कि पाकिस्तान में प्लेयर्स को जो सैलरीज है वो दुनिया से हम एक दिन मैच करें, जो बहुत कम है बाकी दुनिया के मुकाबले में। तो इसमें हमने कोई हेर फेर नहीं की है और मैं बिल्कुल इससे सेटिस्फाई हूँ कि पिछले साल से अभी हमने बेहतर की है और इंशाल्लाह अगले साल और कोशिश करेंगे इसको बेहतर करने की। शुएब, एक स्टेप आप आगे तो ले रहे हैं, हम पीछे तो नहीं ले रहे हैं। इसमें कहीं पे भी हम पीछे स्टेप नहीं ले रहे हैं, इसमें हम आगे ही स्टेप ले रहे हैं। और जो ओवरऑल सैलरी है, सिवाय देखे 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे जो मैच फीस देते थे, बाकी सबकी फ्लैट सैलरीज होती थी। आप फ्लैट सैलरीज को इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको मैच फीस मिला के जब आप साल की इनकम देखेंगे, द प्लेयर्स आर बेटर ऑफ, पहले से ज्यादा है हर सूरत में। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि वोट की, देखिए एक बात है सिंपल सी, जो शख्स अपना क्लब सही से नहीं चला सकता, हम उनको रोक रहे हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। हम पॉलिटिक्स में आने को किसी को नहीं रोक रहे, हम उनको रोक रहे हैं जो अपना क्लब सही से नहीं चला सकता। अगर आप अपना क्लब सही से चला सकते हो, देन यू डिजर्व टू बी, आप उसके जो है ओहदेदार बने, अपने शहर के, आप अपने प्रोविंस के बिल्कुल बने आप, लेकिन आप पहले अपना क्लब तो सही से चलाएं। जो 161 वोटों की आप बात कर रहे हैं, मैं भी कराची में रहा हूं, मैं भी कराची में क्रिकेट खेला हूं और मैं अपने क्लब का 10-12 साल कैप्टन रहा हूं। मुझे ये क्लब क्रिकेट का बिल्कुल पता है, मैं सब अंडरस्टैंड करता हूं। 160 जिनके पास वोट थे, मुझे आप सारे लोग बैठे हुए सब कराची से बिलोंग करते हैं, मोस्टली आप में से, आप मुझे बता दें 160 क्लब फाल थे क्या? 160 क्लब फाल थे? हम यही कह रहे हैं आप क्लब को अच्छी तरीके से फाल करें, वोटिंग राइट ले लें और बिल्कुल क्रिकेट के ओहदेदार बने। हम तो मना थोड़ी कर रहे किसी को, लेकिन पहले आप एक शख्स जो अपना क्लब अच्छी तरीके से नहीं चला सकता, मैं स्ट्रांगली इस चीज पे बिलीव करता हूं कि वो, उसको कोई हक नहीं है कि वो जाके अपना रीजन चलाए या एसोसिएशन चलाए या अपने प्रोविंस के किसी ओहदे पे जाए। महमूद भाई, फंड जनरेटिंग वाला रह गया जवाब। फंड जनरेट करने का देखे, बात यह है कि क्लब जो आप कह रहे हैं कि जी 160 चल रहे थे, वो पहले कैसे चल रहे थे? पहले भी ऐसे ही चल रहे थे। इसमें सिर्फ एक प्रैक्टिस पिच तो आ गई, सिर्फ हम यही पाबंदी लगा रहे हैं कि रेगुलरली प्रैक्टिस पिच होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो। बाकी तो वो पहले भी सारे टूर्नामेंट अगर आपके ख्याल में फाल थे तो पहले भी खेल रहे होंगे। अब हम नए पैसे थोड़ी उनसे कोई मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपना क्लब सही से चलाएं, प्रैक्टिस पिच बुक कराएं, खेलें। तो उसके लिए फंड जनरेट करना इतना बड़ा, कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिस पिच, हमने उसमें सीमेंट और टर्फ दोनों रखी हुई है, कितना किराया होगा शुएब उसका? अगर हम उस पर बात करें तो ये कोई इतनी बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई क्लब बंद हो जाएंगे। हम तो कह रहे सब क्रिकेट खेलो ना, अगर पॉलिटिक्स करनी है तो क्लब को अच्छी तरीके से चलाओ। देखे ना, जो आपको प्लेइंग राइट्स वाला क्लब है, जिसको हम कह रहे हैं कि एफिलिएटेड क्लब, एफिलिएट मेंबर, उसके लिए तो बहुत आसानी है। उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको 18 प्लेइंग मेंबर चाहिए, 3 बंदे चाहिए जो आपके क्लब को चलाते हो, दैट्स ऑल। और बाकी चीज तो उनसे मांगी नहीं। तो खेलने का हक सबको दे दिया ना, जो कि बेसिक हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पीसीबी का, हम उसको पूरा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सब क्रिकेट खेलें, ठीक है, सिर्फ सिंपल सा आपके पास 18 प्लेइंग मेंबर्स होने चाहिए, 3 ओहदेदार होने चाहिए। प्लेइंग मेंबर आपको राइट मिल गया। अब आपने पॉलिटिक्स करनी है, आपने, जो कि बहुत बुरी चीज तो नहीं है, अच्छी चीज है, बिल्कुल करें। इसको चलाने के लिए लोगों की जरूरत है। आप पहले अपना क्लब अच्छी तरीके से चलाएं, फिर आप आगे जाके चलाइए इसको। बिल्कुल, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है मेरे ख्याल में। थैंक यू। जी महमूद भाई। अच्छा नदीम भाई, क्लब क्रिकेट को मेरा ख्याल आप सादा कराची के अंदर कोई नहीं समझता। जैसा अभी कहा गया कि 161 क्लब है, लेकिन आप देखेंगे 10 के कोई नाम नहीं गिनवा सकता। और अगर आप 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं तो क्लब का पैटर्न एक बड़ा अहम बंदा होता था, और आप उसी एरिया में गिनाए तो 30 क्लब गिरा देंगे। नौदरन, रफीक शराजी, एनएनजे, रावी, लाडी फ्रेंड, कुरंगी फ्रेंड और पता नहीं कौन कौन से। तो आप समझते हैं कि जो क्लब क्रिकेट की जो लेगेसी थी आपके इस प्लान से वो बहाल हो जाएगी और लोग क्लब क्रिकेट को फॉलो करेंगे कि इस क्लब में ये स्टार खेल रहे हैं और बाकायदा उनके मैचेस देखने जाएंगे कराची में? महमूद, बिल्कुल हम यही तो चाहते हैं। देखिए लेगेसी कैसे आएगी? जब आप उसको अच्छी तरीके से चलाओगे। आप जब उसको अच्छी तरीके से चलाओगे, बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस कराओगे। देखो ये जो कानून बना है, इसमें बच्चों का फायदा है। अगर कोई रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी तो बच्चे डेवलप ही होंगे ना। दूसरी तरफ हम एक बिल्कुल इजी प्लेइंग राइट दे रहे हैं
कि हर बच्चा, हर मोहल्ले का क्लब रजिस्टर हो सकता है और वो बच्चे सिलेक्शन में कंसीडर होंगे, उनकी परफॉर्मेंस कंसीडर होगी, उनको बिल्कुल आसान शराइत पे दे रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अगर आपको वोटिंग राइट चाहिए तो आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी कराएं बच्चों की, तो आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। इसके अलावा तो और कोई चीज नहीं है इसमें। पिच जो रखने का मकसद यही है ना, हम ये तो नहीं कह रहे कि सिर्फ पिच रख लो। जाहिर बात है पिच रखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो प्लेयर्स का फायदा होगा, प्लेयर डेवलप होंगे। साथ में हम कह रहे हैं कि लेवल 1 कोच रख लो ताकि क्वालिफाइड बंदा हो जो बच्चों को सही से सिखा रहा हो। इतनी उसमें कोई इतनी बड़ी शराइत तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से लेगेसी ऐसी ही बनेगी, जो पहले के क्लब्स थे वो बिल्कुल इसमें वापस सामने आएंगे, जिनको पीछे कर दिया गया था वो मेरे ख्याल से बिल्कुल आएंगे, जो सही मानों में बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं और क्लब क्रिकेट खेलना चाहते हैं और कराना चाहते हैं, वो इसमें सामने आएंगे। अच्छा नदीम भाई, एक मुख्तसर सा सवाल है कि बहुत सारे क्लब जो आएंगे उनके पास अब कराची में ग्राउंड खत्म हो गए। अगर हम नॉर्थ फैजलाबाद की बात कर लें तो पीसीबी के जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कोई इस किस्म का प्रोग्राम करेंगे कि हफ्ते में एक दिन, दो दिन अगर कोई क्लब वहां आके प्रैक्टिस करना चाहे तो उसके लिए अवेलेबिलिटी हो? देखिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो है ना, उसका मकसद तो वो है कि जैसे कोई वो प्रोविंस पे जो बच्चे आ जाते हैं प्रोविंस लेवल पे, तो लोकल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का तो काम है उनको प्रैक्टिस की फैसिलिटी अवेलेबल करना। अगर हम क्लब्स को देना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता है कि वो हम उस फैसिलिटी पे तो उस क्लब को अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे, तो वो बहुत मुश्किल काम है पहली चीज। लेकिन जो असल वजह है एचपीसी की, जो लोकल एचपीसी जो कराची का जैसे आप बात करें, तो वहाँ पे जो प्रोविंस से लड़के खेल रहे हैं, जो एक लेवल पे फर्स्ट क्लास लेवल पे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वही लोग आते हैं जो हाई परफॉर्मेंस गेम में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे वो लोगों को हम इजाजत देंगे जो प्रोविंस को कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो देखे दूसरे बहुत सारे जितने ग्राउंड्स हैं, अब मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल हमारे बराबर में, या मैं एनसीए में बैठा हुआ हूँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, इसके बराबर में एलसीए ग्राउंड है। यहाँ पे 6 पिचेस भरी हुई है प्रैक्टिस की, 6 क्लब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 6 के 6 को वोटिंग राइट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो क्लब्स हैं वहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे आप प्रैक्टिस पिच बुक करा लेते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। तो उसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लेते हैं मोही शाह साहब से और जुबैर नजीर साहब से और बदियुज्जमा। तो पहले मोही शाह साहब आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब, मोही शाह इस्लामाबाद से, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। बहुत दिनों बाद देखा आपको। बस आज भी मैं था नहीं, अभी पता लगा कि आपकी थोड़ा लेट इन्होंने बताया कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो अभी मैं सीधा घर आया हूँ तो मैं साथ ही ज्वाइन किया। अच्छा, 2-3 चीजें देखें, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बड़ा अरसा जर्नलिज्म में भी हो गया और थोड़ा प्रैक्टिकल मुझे थोड़ा सा नॉलेज भी है क्लब क्रिकेट की, और क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा मोटा अपना क्लब भी मैंने स्टेब्लिश किया हुआ है, खुद सपोर्ट करता हूँ, कुछ नहीं मिलता। ये गलत बात है कि आपको क्लब में सपोर्ट मिलती है, जिसका क्लब है वही सपोर्ट करता है, वही जो थोड़ा बहुत कर करा के उसको मतलब है कि एक्टिव रखता है, उसके प्लेयरों को सपोर्ट करता है। बड़ी अजीब सी 1-2 चीजें मुझे लगी। आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड ने जब से अंडर 13 क्रिकेट शुरू किया है, क्रिकेट बोर्ड खुद कभी इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 13 नहीं करा सका। तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ क्लब जो कि डिस्ट्रिक्ट में चले 15 होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 20 होते हैं, वो किस तरह वो एक क्लब जो है वो एस्टेब्लिश करेगा अंडर 13 टीम, जो कि आप खुद नहीं कर सके। आपने कभी इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 13 नहीं कराई पाकिस्तान में, आप स्ट्रेट अवे इंटर रीजनल कराते हैं और इंटर रीजनल से जाके आप प्लेयर निकालते हैं, क्योंकि नीचे स्टफ है ही नहीं आपके पास। मैं कोशिश भी करूं अपने पूरे G10 से, G10 1 से, G10 G11 से, तो मेरे पास 18 बच्चे अंडर 13 नहीं हो सकते, क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, इतने छोटे बच्चे होते हैं, साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, ये वो। खैर, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपने एसोसिएट मेंबर के लिए कहा कि उसके लिए लेवल 1 उसके पास कोच होना चाहिए। लेवल 1 भी कोच होगा तो वो पैसे लेगा, फ्री में नहीं करेगा, वो प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, फ्री में कोचिंग नहीं करवाएगा। ये चीजें बड़ा जाके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगी। बाकी आपने 1-2 क्वेश्चन बता दिए हैं, वो चले थोड़ा बहुत क्लियर हो गए। और दूसरा, आप खुद देखें कि आप जिम की बात करते हैं, आपने 20 साल से एकेडमीज लगाई हैं, रीजनल लेवल पे आपने एकेडमीज लगाई हैं, अंडर 19 एकेडमीज लगाई हैं। इन बेचारों को मैं खुद देखता रहा हूँ
इनको एक्सेस ही नहीं होती थी। आपके रीजनल टीम जो अंडर 19 है उसको एक्सेस नहीं होती थी जिम की। बड़े मुश्किल से कभी स्पोर्ट्स बोर्ड का जी जिम जी 2 घंटे के लिए चाहिए तो 5 घंटे के लिए चाहिए। क्लब को किस तरह आप एक्सेस हो सकती है जिम की, या जिम ऐसा जो जिसमें उनको फायदा हो? बड़ी मुश्किल बातें हैं ये एक किस्म से डिस्करेज करने वाली बातें हैं कि आप क्लब न बनाएं। आप कहते हैं ना कि जी लोग अच्छा होगा क्लब, भाई जिसको जिसको तड़प होगी कि क्रिकेट की कोई खिदमत करनी है या लोअर लेवल पे बच्चे तैयार करने हैं या बच्चों को देखना है, उन ग्रूम करके रीजन के लिए या प्रोविंस के लिए भिजवाना आगे, वो कोई एक हद तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जितना कर सकता हूँ, मैं कोई 60, 70, 80, 90 हज़ार लाख तक सर फर्ज करें मैं साल का कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। इस तरह मेरे जैसे और बड़े लोग हैं वो नहीं कर सकते। वो कहाँ से एक इलादा ग्राउंड लाएंगे, कहाँ से एक जिम इलादा लगाएंगे, कहाँ से एक अंडर 13 टीम एस्टेब्लिश करेंगे जो क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं कर सका। वो हमसे एक्सपेक्ट करता है क्लब से कि वो एस्टेब्लिश करे। थोड़ा सा आपका इस पे जवाब दें। जी जी मोहिशा साहब, आपकी बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें हैं जो आपने बात की, लेकिन इसमें पाबंदी तो नहीं है आपको अंडर 13 टीम बनाने को। हम कह तो नहीं रहे कि आप जरूर बनाएं। लिखा उससे लिखा पहले लिखा नहीं नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, आप बनाए ना। अगर आपने फुल मेंबर बनना है तो आप बना लें, अगर आप बना सकते तो फुल मेंबर बन जाए, उसमें ये पाबंदी तो नहीं है। दूसरी तरफ जो कोच जिम की बात कर रहे हैं वो भी पाबंदी नहीं है। वो पाबंदी उनके लिए है जो फुल मेंबर बनना चाहते हैं। खेलने देखें इसको, सर उनके आप लिए ये भी देखें, मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए नहीं मुश्किल नहीं हो जाएगा। देखें जब बना ले, जब फुल मेंबर बन जाएंगे ना, उसमें पाबंदी तो नहीं है ना। ना उसमें आपका खेलना रोका जा रहा है, ना उसमें आपका वोटिंग राइट रुक रहा है। वोटिंग राइट भी नहीं रुक रहा है, ना आपका खेलना रुक रहा है ना मोहित साहब। तो ना आपके ऊपर अंडर 13 टीम ना बनाने पे ना आपको खेलने से रोका जा रहा है, ना आपका वोटिंग राइट रुक रहा है। तो ये तो हम चाहते हैं प्रमोट करना कि क्लब इस तरह के हों। तो अगर आप ये बना लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास स्पॉन्सर है या आपके पास ऐसी फैसिलिटी है जहां से आप फंड जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास क्रिकेट ग्राउंड है तो आप डेफिनेटली, ये सब आप लोग जानते हैं कि जितने भी ग्राउंड है खाली नहीं होते पाकिस्तान में, क्योंकि ग्राउंड कम है, लोग ज्यादा हैं, ये हमें इसका एहसास है बिल्कुल। लेकिन पूरे पिंडी ग्राउंड में खाली नहीं नदीम होते, साहब, उनको वहां से किराया मिल रहा होता है, खुद जी भी जी खेलते हैं, किराए पे भी देते हैं, तो फंड तो जनरेट कर रहे होते हैं। ट्रू तो ट्रू। ये हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई कि अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। ना हमने अंडर 13 की पाबंदी लगाई है, ना जिम की पाबंदी लगाई। ये उन लोगों के लिए जो फुल मेंबर बनना चाहते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो फुल मेंबर बन जाए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए एफिलिएट है, अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप प्लेइंग राइट्स तो आपको मिल रहे ना। तो आप आप समझ खेलने को रहे तो हैं किसी को कि मना नहीं कर रहे। नदीम साहब आप समझ रहे हैं कि पिंडी जैसा शहर, चले इस्लामाबाद में तो जी जी फिर थोड़े बहुत ग्राउंड हैं, जी पिंडी जी में तो हार्डली 2-3 ग्राउंड है। अगर वो आपका फुल मेंबर वाला तो पिंडी पूरे में तो 3 क्लब से ज्यादा रजिस्टर नहीं हो सकते फुल एज अ फुल मेंबर। बड़ा देखें मसला बन जाएगा मैं कहता हूँ उनके लिए। देखिए शाह साहब, हम पाबंदी कब लगा रहे हैं? खेलने पे तो पाबंदी नहीं है ना। ये तो फुल मेंबर बनने जी की फुल बात है। मेंबर बात कर। अब जिसके पास होगा वो बन जाएगा फुल मेंबर। पूरे पाकिस्तान से हो सकता है 10 ही हो, लेकिन इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है। इसमें ना आपकी खेलने की पाबंदी है, ना इसमें आपके वोटिंग राइट की पाबंदी है। वो उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है ना, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जिसके पास है वो फुल मेंबर बन जाएगा, जिसके पास नहीं है तो फुल मेंबर को कोई एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं मिल रही ना, या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ मिल रहा हो, या उसके पास दो वोट का हक हो जाए, तो फिर तो हम इस पे एतराज कर सकते हैं। उसके पास एक ही वोट का हक है। तो ये पाबंदियां नहीं है लोगों के ऊपर, ये चॉइस है। ये चॉइस दी गई है कि अगर आप फुल मेंबर बनना चाहते हो तो आप ये चीजें कर लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो आप करें, अगर नहीं कर सकते तो आपको खेलने के से तो कोई रोक ही नहीं रहा है। 18 सिर्फ मेंबर चाहिए, 3 लोग चाहिए जो कि 18 साल से बड़े हों, और वो आपके ओहदेदार, और आप क्लब रजिस्टर करा ले। तो इसमें मोहित साहब बहुत सारी चीजें हैं जो आसानी है कि खेलने से नहीं किसी को रोक रहे। पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो खिदमत करना चाहता है वो पहले अपना क्लब अच्छी तरीके से चलाए। और अगर फुल मेंबर बनना चाहता है, जब भी तो एक ही राइट है ना, एक ही वोट का राइट है, कोई 2 वोट तो उसको मिल नहीं रहे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है मोहित साहब कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ये सिर्फ आपकी चॉइस है कि आप कौन से टाइप के मेंबर बनना चाहते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं जुबैर भाई और फिर उसके बाद बदियुज्जमान। तो जुबैर भाई पहले आप कर लें क्वेश्चन। आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम भाई, जुबैर एक्सप्रेस न्यूज कराची से बात कर रहा हूँ। जी जुबैर। मैं एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें सप्लीमेंट्री 2-3 चीजें हैं। अगर कन्वीनियंट हो आपके लिए तो जरा उसका आंसर मुझे दे दीजिएगा, मगर जी प्लीज दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। पहला तो हाँ मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि आपने जाहिर है कि एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन ये किया है, प्रोड्यूस किया है, तो आपकी नॉलेज में होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त ओवरऑल कितने क्लब्स हैं जिनके प्लेइंग राइट्स हैं और नॉन प्लेइंग राइट्स हैं। कितने क्लब्स हैं, कुछ आपको पता होगा, आइडिया होगा। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि फुल राइट्स वाले जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल कितने क्लब्स आपके सामने आ सकते हैं? क्योंकि जाहिर है कि इतनी बातें हो चुकी हैं कि हर क्लब के पास जो है ग्राउंड नहीं है। जो जो आपने कंडीशन लगाई है, लेवल 1 के कोर्स की लगाई है और दूसरी चीजें लगाई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एंड ऑफ द डे जाके आपके पास कितने क्लब्स आके जो है आपके पास फुल मेंबर बन जाएंगे ओवरऑल फ्रॉम पाकिस्तान? कराची की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एक तो ये सवाल इसका मुझे बता दीजिएगा, और दूसरा ये कि मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन ये इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी इसकी? अच्छा, आपने इसके अंदर 2-3 चीजें रखी हैं, मैंने पढ़ा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर एक तो चीज ये है कि आपने सरकारी मुलाजिम को नाअहल करार दे दिया है कि भाई नाअहल होगा वो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो एक क्रिकेटर, जो कि आप भी क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेटर की लाइफ आपको पता है कितने साल की होती है, 40 साल तक खेलेगा वो। उसके बाद अगर वो सरकारी मुलाजिम है, 20 साल उसके पास है, तो इसका मतलब ये कि वो अपने 20 साल जाया कर देगा, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है इसलिए वो किसी क्लब में जा नहीं सकता। और उसके अलावा एक और चीज है कि सर स्क्रूटनी स्क्रूटनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रूटनी का क्या प्लान है आपका, ताकि ये ठेकेदारी का निजाम जो क्लब क्रिकेट के ऊपर है वो खत्म हो सके? और एक और चीज कि आपने कहा कि भाई क्लब का जो प्रेसिडेंट है उसका वो जुबैर इसी भाई इलाके से होना ऑलरेडी चाहिए। जुबैर भाई 3-4 सवाल हो गए, मेरे ख्याल से पहले ये ले लेते हैं क्योंकि टाइम भी कम है। नदीम रिलीवेंट है, बस आखिरी चीज बता दें कि क्लब का आपने कहा प्रेसिडेंट उसी इलाके का होना चाहिए, तो उसका क्या मकसद है ये बता दें। पहले तो वो मैं बता दूं कि मेरे ख्याल से जो हमने अंदाजा लगाया और जो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने कलेक्ट किए अब तक, उसके हिसाब से 30 से 40 इस तरह के क्लब्स जरूर बन जाएंगे पूरे पाकिस्तान में जो कि फुल मेंबर हो सकते हैं, उनके पास ग्राउंड्स हैं। मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन कब से इम्प्लीमेंट होगा? मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन असल में ये सारा कुछ डिपेंड करता है, रजिस्ट्रेशन हो रही है क्रिकेट एसोसिएशन की भी और सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की भी, लेकिन इसमें सोसाइटी एक्ट क्योंकि इन्वॉल्व है, सिर्फ हमारे ऊपर सारा कुछ नहीं है, तो एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से बाय दिसंबर सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाएंगी और उसके बाद क्लब रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। वंस क्लब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद जाहिर बात है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद स्क्रूटनी होती है, लेकिन क्लब को थोड़ा सा टाइम जरूर दिया जाएगा कि पहले वो खेलें और फिर स्क्रूटनी हो। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद आप स्क्रूटनी तो नहीं कर सकते स्ट्रेट अवे। तो अब ये कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई हैं। उसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी एक्ट की वजह से जो है हमको वहाँ से रजिस्टर कराना है, तो वहाँ पे भी आपको पता है जिस तरह से स्टाफ की कमी है और चीज़ें, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन बाय दिसंबर होपफुली ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और हो जाएंगी जो अभी हमारी टाइम लाइन्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि उसके बाद मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा, जिस वक्त क्लब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जाहिर बात है उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट होना है इसको, और स्क्रूटनी जो है वो उसके बाद होगी जब वो एटलीस्ट क्लब फाल हो जाएगा, मैचेस खेलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी। तो ये सारा प्रोसेस है ओवरऑल जो इसमें इस तरीके से चलेगा। कोई चीज जुबैर भाई रह गई है तो बता दें इसमें। आपने तो जवाब दिया ही नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सरकारी मुलाजिम जो है वो इलेक्शन अच्छा, में सरकारी मुलाजिम का रह गया, मैं मुझे यही फील हो रहा था कि कोई चीज रह गई। प्रेसिडेंट जो है वो मुकामी हो, दो बातें ये। अच्छा, क्लब देखिए, सरकारी मुलाजिम का आप कह रहे हैं कि वो रिटायर होने के बाद, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं उस बात को समझा नहीं कि वो क्या कह रहे थे आप? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक प्लेयर है, अगर वो 40-45 साल तक क्रिकेट खेला है और वो किसी सरकारी इदारे का मुलाजिम है, लेकिन अब वो क्लब क्रिकेट में आके अपनी जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करना चाहता है, तो क्योंकि वो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा क्लब में, ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेगा।
नहीं, इलेक्शन में नहीं कर सकेगा, वैसे पार्टिसिपेट तो कर सकता है ना, पार्टिसिपेशन का तो मसला नहीं है, उसको पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इलेक्शन में नहीं कर सकता। तो वैसे तो इलेक्शन में, जैसे इलेक्शन क्या होता है, डेमोक्रेसी तो यही होती है कि आप इलेक्ट होके आते हैं तो अपनी बात को आगे पहुंचाते हैं। जुबैर भाई, आई अप्रिशिएट आपके, ऑफ कोर्स बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी नदीम भाई की अगले 5 मिनट में उन्होंने जाना है मीटिंग के अंदर। आपके साथ वो क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे वो मीडिया डिपार्टमेंट आप भेजते रहे, आपके साथ डील करता रहेगा, लेकिन हमें बाकी सबको भी करना है। मुझसे ले लेना, ऐसा नहीं, ये इसके आंसर ले लेना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। बस अभी जुबैर भाई लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लेंगे, वो हम बदियुज़्ज़मान से लेंगे और खिजर आलम से लेंगे, फिर उसके बाद हमें अब रैप अप करना है। बदी भाई, आपको आवाज आ रही है तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन कर लें। ऐसा मेरे पास एक क्वेश्चन। उबैद भाई, पहले हम बदी भाई से ले लें। बदी भाई नदीम भाई आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा नदीम भाई, अभी आपने जो तफसीलात जारी की है क्लब क्रिकेट के मॉडल आइन की, और इसमें आपने ये कहा कि मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद सिटी एसोसिएशन जो है उसके साथ इलाक होगा, बोर्ड और आईसीसी के कोड ऑफ जो कंडक्ट है उस पर भी अमल होगा, ये बातें भी की। उसके अलावा आपने ये कहा कि जो क्लब का अहदेदार होगा, जो जनरल बॉडी का मेंबर होगा, उसको कोई भी मुआवजा जो है नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में कौन है जो तमाम तर जो पाबंदियां हैं वो बोर्ड की और आईसीसी की बर्दाश्त करे, और 2 साल तक वो क्लब में भी रहे लेकिन उसको मुआवजा ना दिया जाए? तो क्या इनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ और सिर्फ वो ऑनरी तौर पर काम करेंगे? देखिए, ऑनरी तौर पे क्लब तो ऑनरी तौर पे ही चलाए जाते हैं, ऑनरी तौर पे हमेशा से इस पे काम होता है, इस पे तो कोई प्रोफेशनल वो तो है नहीं। और जो क्लब के अहदेदार होते हैं वो हमेशा ऑनरी काम करते हैं। हाँ, अगर आप किसी को जैसे कोच रख रहे हैं या कोई मैनेजर आप प्रोफेशनल रखते हैं तो उसको तो आप दे सकते हैं। क्लब अहदेदारों की तो हम वो बात कर रहे हैं कि वो अहदेदार जो आगे जाके इलेक्ट करेंगे वहाँ के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो तो हमेशा से ही ऑनरी बेसिस पे काम करते हैं, उनको तो कभी भी पैसे नहीं मिलते। क्या खिजर आपसे हो गया, जो मुझे जो सवाल करना था ऑलरेडी हो गया। वैसे भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे आने। जी जी एहसन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जल्दी से, अगर छोटा सा जल्दी से कर लिए, हमें रैप अप करना है। हाँ बैद बोलिए। नदीम भाई, हमने देखा कि रमजान क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी कराची में, लेकिन जब से पीसीबी ने उसके अंदर इंटरफेयर किया तो वो कम हो गई। आप भी उसका हिस्सा रहे। उसके बाद अब क्लब लेवल की बात आई है तो पीसीबी ने ये कहा है कि कोई भी सरकारी बंदा, कोई सियासी बंदा, कोई मजहबी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाला उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो फिर क्लब क्रिकेट कौन चलाएगा? और क्लब क्रिकेट जाहिर है अभी भी कई ऐसे क्लब हैं जिनके सरपरस्त, जिनके प्रेसिडेंट जो है वो किसी ना किसी सरकारी मुलाजिम हैं, या वो कोई किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, कोई एमएनए, कोई एमपीए है। तो इस तरह के लोग जो है वो क्लब और रीजन्स में मौजूद हैं। तो अगर ये लोग नहीं होंगे तो स्पॉन्सर तो पहले ही नहीं है, तो कहाँ से इनका खर्चा पूरा होगा और क्लब क्रिकेट कैसे चलेगी? देखिए, ये तो असल में सारी आईसीसी की भी आपको पता है गाइडलाइंस है कि पॉलिटिकल जो है उसमें वो नहीं होना चाहिए शामिल लोग। तो उसी के ऊपर हम चल रहे हैं कि नीचे से अगर हम उस चीज को लेके चलेंगे तो ऊपर इसी तरीके से चलेगा। तो बहुत लोग आप कह रहे हैं कि हैं, मेरे ख्याल से तो बहुत कम लोग हैं जो किसी सियासी पार्टी में हैं और वो कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि क्योंकि हम क्रिकेट में नहीं चाहते कि क्रिकेट में कोई पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, जो मेरे ख्याल से अच्छा है। मेरे ख्याल से इसको तो आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो असरअंदाज ना हो रही हो स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में तो आप हमेशा से पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसको डिस्करेज किया जाता है।